नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन 400 पार सीटें लाने का दावा करने वाले मोदी की घबराहट अभी से खुलकर दिखाई देने लगी है। कांग्रेस से परास्त होने के जो ख्याल से मोदी जी डरे हुए हैं या बीजेपी डरी हुई है, उसने आज एक नई चाल और चल दी। कांग्रेस के सारे बैंक खातों को सुबह सुबह सीज करने की खबर आई। बीजेपी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के खाते जब चालू नहीं रहेंगे तो बिना पैसों के चुनाव में उतरना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जो काम राम मंदिर से नहीं हो पाया वो अब आसान हो जाएगा। यानी राम मंदिर का फायदा तो नहीं मिल रहा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कारण बीजेपी के अन्याय लोगों के सामने खुलकर आ गए हैं। ऊपर से किसान आंदोलन के कारण मोदी की इमेज पर फिर बट्टा लग गया है। और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने रही सही कसर और निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर उस पर रोक लगा दी, तो बीजेपी की जीतने की उम्मीदें कम होने लगी। लोगों का ध्यान इन बातों से हटे और कांग्रेस को नए सिरे से नई मुश्किल में फंसाया जाए तो शायद कोई फायदा मिल जाए। संभवतः इसी रणनीति के साथ कांग्रेस के खाते आज सीज कर दिए गए। लेकिन ऐसा करने में बीजेपी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कांग्रेस केवल एक पार्टी ही नहीं बल्कि आंदोलन है। लिहाजा जैसे ही बैंक खातों को आईटी ने सीज किया और मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। ट्वीट कर सबसे पहले उन्होंने विरोध दर्ज कराया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोजन कर दिए हैं। यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। ये कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें रख दी हैं। खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि इस अन्याय के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और फिर उधर दिल्ली में ही यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस के खातों पर से रोक तो हटा दी गई और ये खाते जो हैं वो चालू भी कर दिए गए। लेकिन इसमें भी बीजेपी की चालाकी सामने आ गई। खाते तो चालू कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस उन खातों में पड़े हुए रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहें। देखिए, कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो खाते सीज किए गए हैं और वो उसे खोल दिए गए, लेकिन ये तभी खुलते हैं जब आपके अकाउंट में 115 करोड़ रुपए रहें। ये 115 करोड़ बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार हैं, यानी कि फिक्स्ड होना चाहिए। हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे ही हैं। अब देखिए मजेदार तथ्य कि कांग्रेस को कहा गया कि 115 करोड़ रुपए के ऊपर आप जो खर्चा करना चाहते हैं खर्च कीजिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विडंबना यह है कि हमारे खातों में, हमारे अकाउंट्स में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे ही हैं, तो हम खर्च क्या करेंगे? आप बंद रखिए या आप चालू रखिए, आप अकाउंट को फ्रीज कीजिए या अकाउंट को चालू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं से बीजेपी जो है उसकी चालाकी यहां समझ में आती है। बीजेपी सरकार में कांग्रेस को जिस तरह आर्थिक नाकेबंदी करके चुनावों में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उसके बाद यह सवाल और गंभीरता से पूछे जाने की जरूरत है कि क्या देश में बीजेपी लोकतंत्र पर अब सीधे हमले पर उतर आई है? क्या जो बीजेपी का विरोध करेगा बीजेपी उसका दमन शुरू कर देगी? यह भी पूछा जाना चाहिए। आज जो खेल कांग्रेस के साथ खेलने की कोशिश हुई, कल कोई दूसरे दलों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। खासकर
आरजेडी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल जिनके नेता अब भी बीजेपी के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं। 5 फरवरी को झारखंड और फिर 12 फरवरी को बिहार की विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी के सामने निडरता दिखाकर लोकतंत्र के लिए उम्मीदें जगाई हैं। आज फिर यही उम्मीद उधर बिहार में नजर आई फिर से, जहां राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आए। लाल जीप में स्टीयरिंग को तेजस्वी ने संभाला। ये जो लाल जीप है, इस जीप को लाल नहीं जबकि ये कह सकते हैं आज की तारीख में जो कलर है, रंग है बीजेपी का, या जो रंग है हमारे झंडे का, उस रंग में देखिए स्टीयरिंग संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव और बगल में बैठे हैं राहुल गांधी। इन दोनों को देखिए, इस तस्वीर में बड़ा सियासी संदेश है, उस संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। आज दरअसल सासाराम में राहुल गांधी की जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने बताया है कि मीडिया उन्हें और तेजस्वी यादव को नहीं दिखाएगा, बल्कि केवल मोदी और अब नीतीश कुमार को भी दिखा देगा। लेकिन इसके अलावा मोहब्बत की दुकान की बात एक बार और करते हुए यहां राहुल गांधी दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के लोग किस ढंग से मुंह लटकाए बैठे रहते हैं वो भी बताया राहुल गांधी ने। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। मुस्कुरा रहे हैं। लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बने वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। तो सुन लिया आपने कैसे बीजेपी के लोग मुंह लटकाए रहते हैं, मुंह बना के रहते हैं। ये अभी राहुल गांधी एक्टिंग करके भी दिखा रहे थे। इस जनसभा में दोस्तों तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के पलटी मारने पर तंज कसा और कहा, क्या कुछ कहा है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुन ही लेते हैं। तेजस्वी यादव इसी जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है।
एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया, और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही तो सुन रहे थे आप तेजस्वी यादव को। नौकरी की बात और मुख्यमंत्री कैसे हैं बिहार के, तो सीधा नीचे से जवाब मिलता है पलटू राम। लेकिन यहां बात यहीं समाप्त नहीं होती दोस्तों। जो हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से होना चाहिए था, जो हमला राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना चाहिए था, वो हमला शायद नहीं हो रहा है। क्या यहां से कहानी कुछ और दिशा में चल रही है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, और मुलाकात में क्या बात हुई ये भी मायने रखता है। और जब पूछा गया लालू प्रसाद यादव से कि क्या दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हां, दरवाजे खुले हुए हैं। ये सब, इस पर चर्चा हम करेंगे। और ये देखिए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों कितना प्यार से मिलते हुए। तो ये दोनों तो बिहार में न्याय के झंडे गाड़ते हुए राहुल गांधी दोस्तों अब यूपी पहुंच चुके हैं। आज प्रियंका गांधी को भी उनके साथ होना था, लेकिन प्रियंका गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका गांधी ने दी है, और वो आज नहीं बल्कि बाद में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। उत्तर प्रदेश में राहुल का साथ जो है वो अखिलेश यादव दे रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल के साथ बहुत जल्द दिखेंगे भी। हालांकि जयंत चौधरी अब एनडीए के पाले में बैठकर न्याय यात्रा और कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के नाम पर जयंत चौधरी ने सुविधा से अपना खेमा बदल लिया, और लेकिन इससे उनके राजनीतिक करियर को धक्का लग सकता है, क्योंकि मोदी सरकार अब भी जिस तरह किसानों पर अत्याचार कर रही है, उससे साफ दिख रहा है कि इस सरकार के मन में किसानों को न्याय देने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी बानगी शंभू बॉर्डर से आपके सामने हमेशा हम पेश कर रहे हैं। जरा शंभू बॉर्डर की तस्वीरें स्क्रीन पर ले आइए। आज फिर शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, जिससे किसानों में भगदड़ मच गई। किसानों को रोकने के लिए सरकार किस कानून के तहत खुलकर आंसू गैस और छर्रों का इस्तेमाल कर रही है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। अभी आंदोलन को शुरू हुए मात्र 3 दिन ही हुए हैं, चौथा दिन था आज, और सरकार जो है वो लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। कल ही तीसरे दौर की बैठक हुई और किसानों और सरकार के बीच, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। वहां कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। इस बीच एक दुखद खबर भी आई कि एक किसान की इस आंदोलन में जान चली गई हार्ट अटैक से, लेकिन और एक पुलिस वाले की भी जान गई है गिर जाने के कारण और आंसू गैस के कारण। तो आंसू गैस के कारण उस किसान की भी जान गई है, और आंसू गैस के कारण ही पुलिस वाले की भी जान गई है, और यह सब उसी शंभू बॉर्डर पे हो रहा है। तो किसानों के साथ जिस तरह दुश्मनों जैसा व्यवहार मोदी सरकार कर रही है, ऐसा कहीं किसी देश में नहीं होता है। अभी से 2 घंटा पहले आपने हमारे ही चैनल पर प्रशांत टंडन जी का सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल है उनका इंटरव्यू लेते हुए आपने देखा। प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया। डीबी लाइव से एक खास बातचीत में सत्यपाल मलिक ने इसी इंटरव्यू में कहा है कि 9 देशों में इस समय किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार का व्यवहार ऐसा नहीं है। जो हमारे देश में मोदी सरकार कर रही है वैसा व्यवहार कहीं नहीं है। चुनावों से पहले मोदी सरकार का यह रवैया दोस्तों बता रहा है कि उसे अपनी हार का डर बुरी तरह सता रहा है। तो आइए आज इसी डर की जो बानगी है वो पेश करते हैं, इसी डर को आगे बढ़ाते हैं, और इसी चुनाव से पहले सबसे बड़ा सियासी खेल क्या हो गया है या क्या होने जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। क्या बार बार जो हम कहते हैं कि लोकसभा चुनाव वो फंस चुका है और यहां से मोदी जी के लिए निकलना मुश्किल है। जैसे आप दलदल में आपका एक पैर फंसता है और उस पैर को निकालने की कोशिश में दूसरे पैर को अगर आप दलदल पे डालते हैं तो दूसरा पैर भी धंसता जाता है। जितनी तेजी से आप दूसरे पैर पर प्रेशर डालते हैं, पहला पैर उतनी तेजी से और धंसता जाता है। तो यह जो धंसने वाली फंसने वाली बात है, क्या वह आज की तारीख में बीजेपी और मोदी पर लागू होती है? एक तरफ
किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तेजस्वी यादव का साथ आना, नीतीश कुमार का फिर से पलटी मारने की खबर सामने आना, और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करके और कल सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फैसले के बाद, मुंहकी खाने के बाद, राहुल गांधी के सामने क्या बौनी हो गई है मोदी सरकार। ये सारी बातें हैं जो यहां करना जरूरी है। आइए इस न्यूज पॉइंट में और भी समझेंगे कि क्या मोदी को हो गया है हार का डर, हार का अंदेशा। क्या हार के डर से बीजेपी विरोधियों का कर रही है दमन। इन सब से पर्दा हटाते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए सुनील शुक्ला जी, अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, कैसे देखा जाए, बहुत कुछ इस देश में और उसके बीच में किसानों का आंदोलन, शुरुआत किसानों के आंदोलन से करते हैं और आंदोलन का आज चौथा दिन, और उसी आंदोलन में आज एक और बात थी, भारत बंद का ऐलान था, वो भी काफ़ी सफल रहा है उस क्षेत्र में तो खासकर ज़रूर जहां किसानों के इस आंदोलन का असर है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे हम देख रहे हैं। कैसे देखा जाए और यहां से कैसे आप देखते हैं कि 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है, थर्ड टर्म पाना मोदी के लिए इतना आसान नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव के समय इतना बड़ा आंदोलन जो कि समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करता है, ये कहना बेईमानी है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान इस आंदोलन में है, बाकी जगह इसका असर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका संदेश, इसका अंडर करंट देश भर के किसानों तक है, और इस वक्त सरकार जिस तरह से आतताइयों की तरह किसानों पर टूट पड़ी है, उसका मैसेज भी दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंच रहा होगा। आज ग्रामीण बंद था, ग्रामीण भारत बंद था, तो हर गांव तक यह खबर पहुंची ही होगी कि दिल्ली में उनके साथी सीमा पर बैठे हुए हैं दिल्ली की, उनके ऊपर लाठी गैस बरसाई जा रही है, टीयर गैस चल रही है, पैलेट गन चल रही है। ये सारी चीजें अंततः नरेंद्र मोदी के लिए इस साल जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसकी राह को और कठिन करेंगे। प्रशांत जी ने सतपाल मलिक जी से बात की, हम लोग पहले भी 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भी किसी भी सरकार ने किसी भी देश में इस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं की है जैसे हमारे यहां हो रहा है। और तुर्रा ये कि हम लोकतंत्र की जननी कहलाते हैं, सीना ठोक कर हमारे प्रधानमंत्री देश दुनिया में कहते हैं कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। उस लोकतंत्र की जननी में देश के अन्नदाता से संवाद नहीं करना चाह रहे। जो भी बातचीत 2-3 राउंड की अभी तक हुई है वो सब उस स्तर की है जहां न कोई फैसला करने वाला है, न उनमें से किसी की हैसियत है कि माननीय प्रधानमंत्री की बिना मर्जी के इस तरह की बातचीत में कोई बात, कोई मांग मान ली जाए। संवाद के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गोलियों के जरिए संवाद हो रहा है, टीयर गैस के जरिए संवाद हो रहा है, लाठियां बात कर रही हैं किसानों से। और जितना ज्यादा मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार या हरियाणा की बीजेपी और खट्टर सरकार जितना ज्यादा किसानों पर जुल्म करेगी, लोकसभा चुनाव में उसके लिए उतनी ही राह कठिन होती जाएगी। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बीजेपी हताश दिखाई दे रही है। उसके मूल में एक बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर के मुद्दे को जितना गरमाने की कोशिश की गई थी, या जितनी उम्मीद स्वयं आरएसएस बीजेपी ने की होगी कि यह मुद्दा बहुत दिनों तक गर्म रहेगा, 48 दिन के प्रोग्राम बनाए थे अयोध्या में, ये रोज एक ना एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, घर घर चावल बांट दिए। इसके बावजूद 22 जनवरी से अभी 22 फरवरी नहीं आया है, 30 दिन से भी कम में उसका गुबार बैठ गया है जी। उसकी जो गर्मी थी वो ठंडी होती चली जा रही है। तो अब बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नया नैरेटिव गढ़ा जाए, किस तरह हम चुनाव में जाएं।
छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ मिलाने का काम, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी, नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लेना, ये सारी चीजें मोदी, शाह और बीजेपी की हताशा को जाहिर करने वाली हैं। मेरा मानना राजीव जी ये है कि ये हताशा और बढ़ेगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जाएगा। मोदी, शाह, उनकी सरकार और उनकी पार्टी अपनी हताशा को प्रकट करने के इससे भी ज्यादा गैर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाएगी, और जैसे जैसे वो ये सब करती जाएगी वैसे वैसे उसका ग्राफ नीचे उतरता जाएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, वैसे वैसे ग्राफ उतरता जाएगा। चुनाव सामने है, सिर पे है, और देखिए 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब दम भर रहे हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंचकर उन्होंने वहां भी जनसभा को संबोधित किया, और उससे पहले सासाराम में जो उन्होंने कार्ड खेला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां सासाराम में तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, तो उधर पटना से जो खबर आ रही थी वो फिर से मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रही थी अपनी ओर, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी इधर और उधर नीतीश और लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। इसके कुछ मायने हैं, जरूर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार वार करने की कोशिश। हुक्का पानी बंद कर दो, यानी आर्थिक नाकेबंदी कर दो, न सैलरी दे पाएंगे, न बिजली बिल दे पाएंगे, न इधर उधर जा पाएंगे, टिकट भी नहीं, तो करोगे क्या? चुनाव कैसे लड़ोगे? और जब इधर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो उसके दूसरे दिन ही ये फैसला आना। अब आईटी ट्रिब्यूनल से फैसला ये हो गया कि आपको एक फौरी राहत दी जाती है, बुधवार तक आपके अकाउंट को ओपन किया जाता है, और लेकिन 21 तारीख बुधवार है, 21 तारीख तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है दीपक जी कि पैसा ही नहीं, अकाउंट में 115 करोड़ ही नहीं है, और कह रहे हैं कि पहले 115 करोड़ रुपए को सुरक्षित रखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये सब कुछ अगर इन डैशबोर्ड के सारे तार को अगर जोड़िए तो क्या कुछ दिखाई देता है? जो यहां डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे, उसी तरफ जाते हुए तो दिखाई देता है ये देश, उसी तरफ जाते हुए ये चुनाव दिखाई देता है, और उसी दलदल में फंसे हुए मोदी जी दिखाई देते हैं। कैसे आप देखते हैं? लेकिन हुंकार भर रहे थे आज मोदी जी, अब की बार 400 के पार। जी राजू जी, देखिए कि जो सबसे पहले तो मैं कहूँ कि हमने जो हेडिंग लगाई चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल, सही बात तो है कि न तो अब ये खेल है और न तो ये सियासत है, ये अब दमन चक्र चालू हो गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को एक बात तो पता चल गई है कि अगली बार अगर प्रधानमंत्री बनना है तो चुनाव तो नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव होता है तो तमाम तरह से घिरे हुए हैं। एक तरफ देखिए दिल्ली में जो मोर्चा खुल गया है किसानों का, अब उसमें टिकैत साहब उतर आए हैं, राकेश टिकैत उतर आए हैं, नरेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। तो सारे लोग जो इस समय जो संगठित हो रहे हैं, उसके अलावा राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें एक बहुत बड़ा जो बाकी जो अभी तक जो यात्रा चली थी उसमें एक नई बात हमको ये देखने को मिली कि पिछले भारत जोड़ो यात्रा और अब पहली वाली जो पार्ट 1 जो थी और अभी की, इससे बहुत सारे विरोधी नेता आते थे, उनसे मिलते थे, 2-4 कदम चलते थे और चले जाते थे। सासाराम में पहली बार आप देखिए कि कोई और दूसरा नेता उनके साथ पूरे समय चल रहा है, बाकायदे सारथी बन के चल रहा है, जीप चला रहा है। और एक और महत्वपूर्ण जो महिला जो बैठी थी उसी जीप में पीछे, वो मीरा कुमार जी थी। ये जगजीवन राम जी की जगह पर से जो है वो शुरुआत हुई है। और जब मतलब ठीक है कि नीतीश कुमार से अलग हो गए तेजस्वी, जेडीयू अलग हो गए, लेकिन तेजस्वी का क्रेज जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे उनको, उन्होंने जैसे ही नीतीश कुमार का नाम लिया पब्लिक में से आवाज आने लगी पलटू राम वगैरह, वो सब चीजें जो है, तो एक तरह से उनका क्रेज खत्म नहीं हुआ। जो ये भी बताता है कि अब धीरे धीरे कांग्रेस के साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे नेता जुड़ रहे हैं जो तमाम तरह की दिक्कतों के बाद भी वो साथ रहेंगे। क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ था, तेजस्वी यादव इससे नहीं आ पाए थे कि उसी दिन जो है उनको ईडी का बुलावा आ गया था, आप याद कीजिए। लेकिन यहां पर अंततः यहां पर आए, इसका मतलब है कि वो डर जो है वो खत्म होता जा रहा है इन लोगों के मन में। इसलिए मुझे एक और इसमें अच्छी बात ये लगती है कि जिस समय इतना बड़ा सैलाब जो लेके चल रहे हैं राहुल गांधी, उसमें पैसे की अहमियत धीरे धीरे
जरूरत भी कह सकते हैं, जरूरत और अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है। हम 1977 की याद करें, उस समय कहां पर था, वहां पर जो जनता पार्टी बनी थी उसके पास कहां पैसे थे। वो सारा का सारा जो चुनाव लड़ा गया, वो लड़ा गया था जनता के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, आज के समय की राजनीति दूसरे तरह की है। आज के समय में आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत धीरे धीरे कांग्रेस को कम होती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने उधर बहुत बहुत ही रैपिडली वो काम कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कृषकों के जो आंदोलन चल रहा है उसको अपना सपोर्ट दे दिया, दूसरी तरफ एक और देखिए, एक और डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वो भी होता है तो शायद ये एक और बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है। शायद शरद पवार जो है अपनी पार्टी को जो है इस पे विलय कर सकते हैं। बहुत, मैं बम्बई में मेरे जो मित्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सीरियसली इस विकल्प पे भी विचार किया जा रहा है। एनसीपी शरद पवार वाला जो गुट है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि नई पार्टी को खड़ा करना, नया सिंबल लेना तो बेहतर है। और जिन कारणों से गए थे शरद पवार कांग्रेस को छोड़ के, वो सारे मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। शरद पवार पहले भी उनके साथ काम कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि काफी कुछ राहुल गांधी का दबाव जो है वो जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी के पास एक ही उपाय है कि चुनाव ही न होए। चुनाव होगा मतलब जो दलदल उन्होंने फैलाया है, तो पहले दलदल जरूर ऐसा होता था कि जिसमें कमल खिलता था, लेकिन अभी का जो दलदल है वो सूखते तालाब का दलदल है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कमल खिल पाएगा। राजीव जी। जी, कमल खिल पाएगा कि नहीं खिल पाएगा ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन 3 हफ्ते बाद चुनाव की घोषणा होगी। और उससे पहले जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं मोदी जी के डर को दर्शा रहा है, ये साफ मानिए। और आज सुबह सुबह जो घटना घटी, आज सुबह सुबह जो खबर मिली वो चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज करने की खबर थी। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि हमारे तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। फ्रोजन अकाउंट से करें तो क्या करें, हुक्का पानी बंद हो गया तो आगे करें क्या करें, कैसे जिएं कैसे बढ़ें। और सामने चुनाव है इसके लिए, और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा विपक्षी दल, और इसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे दलों के साथ क्या कुछ हो सकता है, डर भी है। और इस डर से बाहर निकलकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तो साफ साफ लिखते हैं। राहुल गांधी के उस ट्वीट को भी जरा ले आइए और फिर आते हैं अनिल सिन्हा जी के पास में। राहुल गांधी साफ साफ लिखते हैं उस कि मोदी जी डरो मत। इस घटनाक्रम के बाद, फ्रिज होने के बाद सीधा कि मोदी जी डरो मत, एक संदेश, एक पैगाम देने की कोशिश राहुल की तरफ से। और हम जो हैं वो ये धन के कारण ये पार्टी जिंदा नहीं है, जन के कारण यानी जनता के दम पर जिंदा है ये पार्टी। ये सब कुछ कहते हुए राहुल गांधी अपने ट्वीट में है, जल्दी से आपके सामने उस ट्वीट को रखेंगे। लेकिन उससे पहले अनिल सिन्हा साहब, कैसे देखा जाए कल से लेकर आज तक बहुत तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए देख रहे हैं, उसमें किसानों का आंदोलन, और उस आंदोलन में भी कल 16 तारीख है, आज 15 तारीख को नहीं, आज 16 है, कल 17 है। कल 17 तारीख को राकेश टिकैत के गांव में मासिक जो पंचायत लगती है, महापंचायत, उसमें फैसला होगा। जो कमोबेश कहा जा रहा है, हमारे साथी सुनील शुक्ला जी और बेहतर बताएंगे इस विषय को बाद में जब उनके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा वो भी बिल्कुल तन के तैयार है, खड़ा है कि हम अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। और उधर तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं शंभू बॉर्डर पर। तो देखिए, किसान के आंदोलन से लेकर यहां तक सुप्रीम कोर्ट, वाया सुप्रीम कोर्ट, अकाउंट फ्रीज करने तक, बीच में है मोदी जी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी। कैसे देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है, खैर कोई बात नहीं है। दोबारा जब तक अनिल जी आते हैं, जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास एक बार जल्दी से आते हैं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, 3-4 बातें हैं, और उसके पहले एक अपडेट जी कि बीकेयू भारतीय किसान यूनियन उग्रहान, ये पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन है जी। और इसने फैसला किया है कि वो पंजाब में बीजेपी नेताओं के सामने प्रदर्शन करेंगे।
तो ये भी अब आ गए पंजाब की सबसे ये बड़ी बहुत खूबी। बड़ा अपडेट है प्रशांत जी, बहुत बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि इसके जो समर्थक हैं, इस दल के, इस संगठन के जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पीली पट्टी पीले उसमें रहते हैं ये, जहां तक मुझे ध्यान है। पिछले चुनाव किसान आंदोलन में मैंने कवर किया था इन लोगों को भी, और बहुत एग्रेसिव हैं। और ये इनका अगर साथ, उग्राहा का साथ मिल गया है तो ये मान के चलिए कि आंदोलन अब आगे बढ़ चुका है। जी, तो ये बीकेयू उग्रहण जो है वो अब साथ में है, और वो शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के बीजेपी नेताओं के सामने प्रदर्शन करने से। तो ये सबसे बड़ी, जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी किसान यूनियन पंजाब की है, और ये किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार उसका विस्तार हो रहा है। अब तो 3-4 बातें जो घटनाक्रम घटे सुबह से, राजीव जी, उस पर मैं 3-4 बातें कहता हूं। कि एक तो ये कि सबसे पहली चीज की हेडलाइन मैनेजमेंट था जी। ये जो पूरा प्रकरण हुआ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने का, वो जो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बीजेपी घेरे में थी। बीजेपी के ऊपर निशाना था कि सबसे ज्यादा पैसे बीजेपी को मिले, सबसे ज्यादा पैसे इलेक्शन में बीजेपी खर्च करती है, कौन कौन कॉर्पोरेट देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो लिस्ट भी है किस पार्टी को कितने पैसे मिले, उस जजमेंट में वो लिस्ट है, जो लिस्ट का और रिफाइन होके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आएगी 13 मार्च तक। तो ये सब बातों से ध्यान हटाने की पहली बात। दूसरी बात कि किसान आंदोलन से ध्यान हटाने की, तो एक नया शिगुफा छेड़ा गया। और दूसरी बात, मैं, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है, और उसमें एक बात बहुत साफ मैं कह देना चाहता हूँ राजीव जी, वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज को देश में, हमारे देश के कानून के तहत इनकम टैक्स में छूट है। और वो इनकम टैक्स में छूट चंदे पर है, वो इनकम टैक्स में छूट उनके, अगर उनकी बिल्डिंग में कोई किराए पर, अगर किराए की इनकम आती है उसमें भी छूट है, उनका कोई फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो इंटरेस्ट है यानी कैपिटल गेन उसमें भी छूट है, और 20,000 से नीचे जो डोनेशंस हैं उनका अकाउंट रखने का भी आवश्यकता नहीं है इनकम टैक्स के 44AA के तहत। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी छूट है, तो कोई इनकम टैक्स का घोटाला नहीं है। ये केवल और केवल जो 18-19 असेसमेंट ईयर था उसमें इनको कुछ चंदा आया था जिसका रिटर्न नहीं फाइल हुआ था। अब वो के हिसाब से जो है वो 210 करोड़ की पेनल्टी है, और ये जो मिनिमम अकाउंट, उनका जो मिनिमम बैलेंस 110 करोड़ का कर दिया गया है। ये समझने वाली बात है, कानूनी जानकारी से बताएंगे, लेकिन पूरा जो मामला है उसमें कोई टैक्स का घोटाला नहीं है। टैक्स का घोटाला इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी छूट मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरी बात, जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसके मद्देनजर ये डराने के लिए ये कार्रवाई की गई है कि अब लोग विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस को चंदा ना दें, चंदा देने से डरे क्योंकि वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। और तीसरी और चौथी और आखिरी बात ये कि कांग्रेस को रास्ते से हटाने का, कि उनको फंड से जो है मोहताज कर दो, उनके अकाउंट जो है सील कर दो, वो टेलीफोन में खर्च न कर पाए, वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च न कर पाए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा न कर पाए। ये तमाम सारी जो हथकंडे हैं ये अपनाए गए। और ये हथकंडे किस तरफ इशारा कर रहे हैं राजीव जी, किस तरफ? सुबह भी जब अब चर्चा हो रही थी तो बात हो रही थी, और दोपहर तक एक बहुत दुखद खबर रशिया से आई है कि वहां के अपोजिशन लीडर अलेक्सेई नवाल्नी, उनकी जेल में मौत हो गई। क्या भारत का लोकतंत्र इस तरफ जा रहा है? क्या भारत का लोकतंत्र में चुनाव उस तरह से होंगे जैसे अभी हाल में पाकिस्तान में हुए? ये जो पूरा प्रकरण है लोकतंत्र को सबड्यूस करने का, ये बड़ा साजिशन है। और इससे लग रहा है कि घबराहट है, और घबराहट बहुत साफ है राजीव जी,
कि अयोध्या का कार्ड, राम मंदिर का कार्ड नहीं चला। बार बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं, बार बार इस बात पे न्यूज पॉइंट पे चर्चा हुई है कि मोदी साहब को कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कोई तरीका और निकालना पड़ेगा, किसी नए मुद्दे पर चुनाव में जाना पड़ेगा, और वो नया मुद्दा उनके पास नहीं है। तो लिहाजा रूस और पाकिस्तान का जो मॉडल है चुनाव का और अपोजिशन को हैंडल करने का, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक और आखिरी बात मैं कह दूं, जो एक अपडेट भी है और उसकी संभावना बहुत प्रबल है। जैसा फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का आया, एक बड़ा झटका बीजेपी और मोदी साहब को लग गया कॉर्पोरेट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। ऐसा एक और झटका, एक दो झटके और आने वाले हैं, और हो सकता है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर भी पुनर्विचार हो कि चुनाव में कैसे जो है पारदर्शिता लाई जाए, चुनाव कैसे निष्पक्ष कराया जाए। इस पर भी कुछ बड़ा फैसला, कुछ बड़े कदम अगले आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया में अगर कैसे पारदर्शिता लाई जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इस पर एक बड़ा फैसला आता है तो बहुत लोगों को सुकून मिलेगा, खासकर इस देश के मतदाताओं को जो बार बार कहते हैं कि कहीं ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ झाला तो नहीं है, घोटाला तो नहीं हो रहा है। और अगर वोटों का घोटाला हो रहा है तो यहां हर तरह के घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उसमें घोटाले की खबर तो आ ही रही है। कितना बड़ा घोटाला है वो ये जब पढ़ते उतरेंगी, और जब एसबीआई रिपोर्ट्स देगा ईसी को, इलेक्शन कमीशन को, तब समझ में आएगा। लेकिन अभी उसमें समय है, इसलिए इंतजार कीजिए आने वाले समय में क्या कुछ आता है, कैसी खबरें आती हैं। लेकिन यहां दो तीन खबरों पे हम चर्चा कर रहे हैं पैरेलली। एक बार फिर से आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज, और जल्दी से आपके पास ही आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी। कैसे देखा जाए, बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और उस तस्वीर में पीछे मीरा कुमार बैठी हुई, जरा उस तस्वीर को भी स्क्रीन पे ले आइए, और उस तस्वीर में देखिए मीरा कुमार पीछे बैठी हुई हैं। दलितों की राजनीति और उसका एक गढ़ है बिहार, सासाराम, बेहतर जानते होंगे आप। और वहां उस तस्वीर को जरा, ये तस्वीर देखिए, दोनों के बीच में मीरा कुमार हैं इसी गाड़ी में बैठी हुई, और स्टीयरिंग संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव। इस तस्वीर के क्या मायने हैं अनिल सिन्हा साहब? एक बात। दूसरी बात, यहां से जब आगे बढ़ते हैं, किसानों का आंदोलन होते हुए दिल्ली में जो कुछ है, उसके साथ साथ आज की राजनीति में कैसे दलदल में फंसे हुए पैर की तरह दिखाई देता है मोदी जी का पैर। और खासकर मोदी जी के पैर इसलिए भी क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से भी घोषणा करते हैं, और संसद के अंदर एक नहीं तीन बार घोषणा करते हैं कि अब अगले टर्म में मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं, और इसके लिए मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगले टर्म में क्या कुछ करना है। ये कॉन्फिडेंस थोपने वाला कॉन्फिडेंस है, या ये वो है जो डर दिखा रहा है, और जिसको छुपाने के लिए इस कॉन्फिडेंस नाम के चादर को ओढ़ के, ढक के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेसनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं होने का सबूत है। क्योंकि कोई नेता जिसको मालूम है कि वो जीत करके आएगा, वो ये नहीं बोलता है कि हम जीत कर आ रहे हैं। वो उसके बाद जनता को कम अपील करता है कि हमको जिताइए और हम आएंगे तो काम करेंगे। ये उन्होंने शुरुआत कर दी पहले से ही। ये मैसेज है असल में, जो हताश हो रहे हैं उनके, या जो उनके वर्कर्स हैं, जो जिनका विश्वास धीरे धीरे उन पर उठ रहा है, वो जो है बीजेपी के लोगों को, या जो उनका अंधभक्त है, या जो ये जो सोशल मीडिया का टोली है, या जो कॉमनल एलिमेंट्स जिसने की कॉमनलाइज किया है निश्चित तौर पर बीजेपी ने लंबे समय से लोगों को, वो जो एलिमेंट है उसको मैसेज है कि देखो हम आ रहे हैं दोबारा। वाह, ये मैसेज कॉमन लोगों के लिए मैसेज नहीं है। दूसरा मैं कहूंगा क्या कि जो जिस तरह का व्यवहार अभी कर रही है बीजेपी या मोदी सरकार या खुद मोदी या उनके लोग, उससे ये लगने लगा है कि अब वो इशूज पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, वो फेस नहीं कर सकते लोगों को
इशूज पे, बेरोजगारी है या जो बाकी मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है, उसका जवाब अब देना बंद कर दिया है उन्होंने। अब उसका जवाब वो दे रहे हैं दो तरीके से। एक तो है कि कॉमनल जो पैशन है लोगों का, जो सांप्रदायिक भावना है, उसको उभारे। अबू धाबी में मंदिर बनाओ, बाकी जगह ये करो, ये रामलला का आपने देखा ही, लेकिन ये कार्ड चल नहीं रहा। सही का प्रशांत जी ने आप सारे लोगों ने कि वो कार्ड उनका चल नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या बचता है, तो वो ओल्ड टैक्टिक्स जो है, जो दमन का वही वो अख्तियार कर रहे हैं। और दूसरा जो एजेंसीज को उन्होंने इतने समय में क्रिपल कर दिया है, उनको आदेशपाल बना दिया है, जो भी हुक्म देंगे, ब्यूरोक्रेसी अब कुछ देखती नहीं है, वही वो करने वाले हैं। अब आप देखिए कि आईटी का जो ये का सही कहा उन्होंने कि हेडलाइन मैनेजमेंट का था कि लोगों को ये मैसेज देना था कि करप्शन जो है हम नहीं करते, सिर्फ इनके यहाँ भी, इनका भी देखिए, इनका अकाउंट्स जो है वो ये हो गया बैंक वाला। जब वो आया कि वो जो पैसे लिए हैं उन्होंने, उसका अगर आएगा जी कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का, और उसका जो ब्यौरा आएगा, उसके पहले उन्होंने ये सब किया। तो मैं देख रहा हूं क्या कि अभी आपको जो आपने कई पॉजिटिव खबरें जिस तरह से देखी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का, या जो बाकी कई तरह के हस्तक्षेप जो देख रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, एक जो पॉजिटिव जो लोकतंत्र की ओर जाता हुआ एक डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को विरोध को खत्म करने का जो डेवलपमेंट है, वो भी आपको देखने में आएगा। आपको इनकम टैक्स, ईडी वगैरह तो है ही, नया भी कुछ हो सकता है जिसको आप देखेंगे आने वाले समय में, ये अंदेशा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि जिस तरह से पुतिन का विरोधी जो लोकतंत्रवादी नेता वहां के थे, उनकी मौत हो गई। इसके बारे में लंबे समय से आ रही थी कि उनको कैसे कैद किया जा रहा है, उनको किस तरह से किया गया है, उनके साथ व्यवहार जेल में कैसा हो रहा है, इसकी खबरें आ रही थी। तो ये आपको दमन चक्र बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा अंदेशा है। ये आप इतना आसान मत समझिए। उनको इसी दमन और सांप्रदायिकता में भरोसा है। अब वो जो लोकतंत्र के इशूज हैं, और जो कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा जिन इशूज पर चुनाव लड़ने की रही है, वो उस इशूज पर नहीं लड़ेंगे। जबकि वो इस इशूज पर उस समय भी, जबकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उसके बाद भी आई थी, तो वो दूसरे इशूज पर नहीं लड़ रही थी। वो यही कह रही थी कि इमरजेंसी के दौरान हमने कोशिश की कि लोगों का भला हो, मतलब लोगों के इशूज पर। ये दोनों चीजें यहाँ नदारद है, ये भी चिन्हित करना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कहने लगते हैं कि इमरजेंसी जो है पहले भी लगा था, और इस तरह के दमन तो पहले भी हुए, लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि इशूज भी और फोकस भी, वो दोनों में बहुत फर्क है। एक्सटेंट भी, मतलब जो उसकी सीमा थी, उसको भी समझना चाहिए। ऐसा बिना इमरजेंसी, बिना बताए हुए जिस तरह की इमरजेंसी में हम जी रहे हैं, वो आपको देखने में आएगा जब आप मीडिया में आप जाएंगे, जब गोदी मीडिया के आप देखेंगे जो हेडलाइन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से, मतलब जो नाम भी लेते हैं लोग कि एक जो पीएमओ की तरफ से कहने पर किस तरह से लोग हेडलाइन चला रहे हैं। तो ये जो है, ये आपको और तेज होता हुआ दिखेगा, ये मेरा अंदाजा है। जी बिल्कुल तेज होता हुआ दिखेगा। अब जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। हमारे तमाम साथियों की बातें आप सुन रहे थे, जो कुछ परिवर्तन, और ऐसे में जो हम लिख भी रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेल, और इस खेल में कौन कौन कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि क्या किसानों का आंदोलन जो है वो एक बार फिर से बैकफुट पर लेकर आ गया है, या आने वाला है ये आंदोलन मोदी सरकार को? धन्यवाद राजीव जी। कोई भी आंदोलन सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती होता है, और आंदोलन के प्रति इस तरह का रवैया तो और चुनौतीपूर्ण होता है। अगर आप आंदोलन के तासीर को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके लिए बहुत घातक होगा। अगर आप इस आंदोलन को यह निरूपित करके आप बचने का प्रयास करेंगे कि यह केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है, तो आप बहुत गलतफहमी में। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो जिस मुद्दों को लेकर के यह किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इन सभी मुद्दों से इस देश का एक एक किसान प्रभावित है। आप ये कहिए किसान जैसे बड़े बड़े किसान हैं, अरे आंदोलन छोटा आदमी थोड़े करता है। जो उस आंदोलन की समस्याओं को बर्दाश्त कर ले, वही आंदोलन में शामिल होता है। जी। देश की आजादी के आंदोलन में पूरा देश थोड़ा शामिल था।
हर गांव के कुछ लोग होते थे शामिल जो लगातार संघर्ष करते रहते थे। हर आंदोलन में हर हर गांव का, देश का हर एक एक आदमी शामिल हो, ऐसा कहीं नहीं होता। बहुसंख्यक लोग होते हैं उसमें शामिल और उनके समर्थक लोग होते हैं। क्या एमएसपी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे से इस देश का कोई ऐसा किसान है जो प्रभावित ना होता हो? फर्जी खाद और बीज की समस्या से क्या कोई ऐसा किसान है जो प्रभावित ना हो? जो पिछले आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए थे, जो शहादत जिन्होंने दी थी, उनकी आर्थिक सहायता को लेकर के कोई ऐसा किसान है इस देश का जिसकी संवेदनाएं उससे जुड़ी हुई ना हो? किसकी बात करते हैं आप? यह कह देने से केवल पंजाब किसान है और ये किसानों का प्रतिनिधि लोग नहीं है क्या? जो समूह, जो किसान यूनियन माने भारत मजदूर किसान मोर्चा, क्या यह 2021 का आंदोलन में शामिल नहीं था? क्या यह संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक या पिछले आंदोलन में शामिल नहीं था? किसकी बात करते हो आप? और आप इसको अगर आप ये सोचते हैं कि इसको बदनाम करके, इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। और पिछला आंदोलन भी आप इस देश का, इस सरकार को तो कम से कम ये मानना चाहिए कि अब तक 2 बार यू टर्न ली है अपने निर्णयों पर, वह दोनों किसानों के आंदोलन के कारण इनको वापस होना पड़ा। चाहे वह पिछला तीनों कानून, कृषि कानून वापस लेने का मसला हो, और चाहे उसके पहले भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने का मसला हो, दोनों में किसान ये आंदोलन कर रहे थे और वो कभी हटे नहीं, वापस गए नहीं, अपनी मांग लगातार करते रहे। तो इनको एक किसान आंदोलन से एक तरह का जो पूरे देश में इसका असर है। मैं नहीं मानता कि यह केवल एक इलाके में पंजाब का किसान या हरियाणा का किसान या राजस्थान का किसान प्रभावित है। देश का हर किसान इससे प्रभावित है। और इनको यह लग रहा है कि 2021 के आंदोलन का असर अन्य राज्यों में नहीं पड़ा। अन्य राज्यों में नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि चुनाव सत्ता में जीत के आ गए तो इनको लगता है कि वह केवल कहने की बात है और अपने जो ध्रुवीकरण की इनकी राजनीति है वो सफल हो जाएगी। ऐसा है नहीं। और इस जो जनता से जुड़े हुए सवाल है, किसानों के इस आंदोलन ने और राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो मुख्य सवाल है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल है, उनको जिंदा रखा है। जिन सवालों से सरकार बचना चाहती है, जिसकी चर्चा विनय जी कर रहे थे कि अब जनता से जुड़े हुए सवालों पे आप बात नहीं करना चाहते, तो आपके बात करने से समाज नहीं बात करेगा, यह संभव नहीं है। यह किसानों का यह आंदोलन और राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा, इन दोनों की वजह से जनता के सवाल विमर्श में बने रहेंगे और इन सवालों का विमर्श में बना रहना ही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। सबसे बड़ा जो सियासी चुनौती है इस सरकार के सामने वही है, क्योंकि सरकार उन विमर्शों को चर्चा में नहीं लाने देना चाहती। वह मंदिर की बात करती है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, वह राष्ट्रीय एकता की बात करती है, केवल इसीलिए कि आप गरीबी की बात मत करें, आर्थिक विषमता की बात मत कीजिए, आप बेरोजगारी की बात मत कीजिए, किसानों की बदहाली की बात मत कीजिए, जो किसानों के उपज की बेहतर कीमत देने वाले, आप एक सरकार का वादा था, आपने कहा था कि आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या किसानों की आय, उनके उपज का बेहतर दाम दिए बगैर संभव है कि उनकी आय दोगुनी हो जाए? कभी हुआ है क्या आज तक? और आप उनके उपज और तो ही मांग रहे हैं ना कि आप उनकी उपज का एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दीजिए। ये अलग तरह का नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप एमएसपी दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और आंकड़ों में बात कर लीजिए आप, अगर अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2010 में, उनके जो एक कार्यबल था, जिस समिति ने उसकी रिपोर्ट की थी कि एमएसपी दी जानी चाहिए, क्या उस समय अर्थव्यवस्था पर दबाव नहीं आ रहा था? 2014 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसमें एमएसपी दिए जाने का वादा किया गया था। क्या उस समय देश की अर्थव्यवस्था निगाह में नहीं थी? 2020-21 के आंदोलन के बाद जब यह आंदोलन खत्म हो रहा था, सरकार वार्ता कर रही थी और किसानों को आश्वासन दे रही थी कि एमएसपी के बारे में हम विचार करेंगे और एक समिति बनाएंगे। समिति आपने बनाया भी, तो क्या आपके सामने देश की अर्थव्यवस्था का संकट नहीं था? दरअसल देश का अर्थव्यवस्था का संकट ही नहीं है। यह जो क्या जितना किसान अनाज उत्पादन करते हैं, सबका सरकार खरीदती है। कभी हुआ है आज तक? आप उसमें बात कीजिए कि आप कितना अनाज खरीदते हैं। किसानों के उपज का अधिकतम 15%, अधिकतम 7 से 8% के अलावा नहीं होता।
और ये भी तथ्य है कि एमएसपी कितने % किसानों को मिलता है। कितने किसान हैं जो एमएसपी पर अपना अनाज बेचने के लिए इंतजार करते हैं, कितने किसान हैं जो मजबूरी में अपना अनाज को बेच देते हैं। इसी अपने उत्पीड़न को बचाने के लिए किसान मांग कर रहे हैं कि आप उनके उपज का न्यूनतम दाम तय कर दीजिए। यह बिल्कुल कह नहीं रहे कि आप हमारे उत्पादन को पूरा का पूरा आप खरीद लीजिए। हम बाजार के हाथों मजबूर ना हो, हमारा उत्पीड़न ना हो, अड़ातिये, बिचौलिए और तमाम तरह के लोग उनके स्थितियों का उत्पीड़न बेजा फायदा न उठा ले। क्योंकि किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है, अपनी उपज इस लंबे समय तक रोक नहीं सकते। एक फसल उगाते हैं और अगली फसल की तैयारी के लिए उस फसल को बेचते हैं। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं वो? और अगर पिछले आंदोलन के FIR साहब वापस ले लिए होते तो इसकी मांग ही नहीं करनी पड़ती। और मेरा अपना मानना यह है कि 2020 और 21 की तुलना में 2024 का यह किसान आंदोलन ज्यादा व्यापक है। उस आंदोलन में केवल 3 मांगे थी मुख्य रूप से, जिसमें सबसे बड़ा मांग थी तीनों कृषि कानून की वापसी। आज केवल उतनी ही मांग नहीं है, आज 12 मांगे हैं। उसमें केवल किसान शामिल था, आज इसमें मजदूर भी शामिल है और देश भर के मजदूर शामिल है। अगर वह मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर पूरे देश भर में पड़ेगा। और इस तरीके से जो तरीका सरकार अपना रही है कि वह दमन का तरीका अपना करके इनके खिलाफ तरह तरह के दंडात्मक कार्रवाई अपना करके आप सोचते हो कि किसान वापस हो जाएंगे, ये संभव है नहीं। ये पिछली बार भी नहीं संभव था और अभी भी संभव नहीं है। और जब किसान आंदोलन पर उतरे हैं तो अपनी मांग मनवा करके ही गए हैं। और अगर सरकार इस आंदोलन को लंबे समय तक चलने देती है तो मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। कि कांग्रेस ने और खासतौर से राहुल गांधी ने इसको और गति दे दिया जब उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अगर सरकार इंडिया दल समूह की सरकार आती है सत्ता में तो वह एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। तो यह जो एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार की ताकत नहीं है एमएसपी देने की, उसकी भी हवा निकाल दी। साफ साफ कहा कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। और कांग्रेस ने डिटेल जो एक बात बताने की बात की जा रही थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं लागू कर दिया। कांग्रेस ने भी बताया कि 210 में से 175 हम लागू कर चुके हैं, 26 क्यों लागू करने आपके ऊपर है। आप उसका भी आपके पास कोई काट नहीं है कि कांग्रेस सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। आप बताइए कि वो 26 कौन है जो आपको लागू करना था और 175 जो लागू करने का दावा कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो एक बहुत ही वैकल्पिक जो राजनीतिक सियासत में एक सियासी व्यवस्था की है कांग्रेस ने, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती होती जा रही है। तो कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक गतिविधियां और किसानों का यह आंदोलन, यह दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। और इस राजनीतिक चुनौती का सामना वह अपने ध्रुवीकरण की राजनीति से नहीं कर सकती। मेरा अपना मानना है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उसका समाधान किए बगैर कोई भी सरकार दोबारा जन समर्थन हासिल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, जन समर्थन तो चाहिए, लेकिन क्या जन समर्थन उसी लिहाज से, उसी हिसाब से जैसा पिछली बार था वैसे ही अभी भी मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की चर्चा अगर करें तो अब राहुल गांधी यहां पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी तक कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश न आकर बुंदेलखंड होते हुए आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश जाएगी। लेकिन अब फिर से उनकी यात्रा का जो नया रूट मैप आया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रही है। उनकी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या ये एक चैलेंज है जयंत चौधरी और तमाम उन नेताओं के लिए जो पलटी मार गए? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव पहली यात्रा में वहाँ पूर्णिया में शामिल नहीं हो पाए थे। ईडी के बुलावे पे उनके सामने पेशी थी उनकी, वहाँ चले गए थे, तो आज वहाँ शामिल हुए। दोबारा राहुल गांधी उस यात्रा को लेके गए बिहार, और अब इस यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके आना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहीं किसान भी हैं। यहीं से अभी देखिए वहाँ एक और नेता है जो दलितों की राजनीति में मायावती को चुनौती देता है, नाम है चंद्रशेखर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी अपना गढ़ पहले मानती रही और धीरे धीरे पिछड़ती गई। तो उसको भी, उस जो जमीन जो बंजर हो गई है, उस जमीन को भी हासिल करना, सबको अगर मिलाया जाए तो अब इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में कैसे देखा जाए, और यहां से भी, क्योंकि बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं लोकसभा चुनाव के, और उसमें हर तरफ जो निशाना है वो मोदी जी की तरफ है। अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, अब निशाना मोदी जी ही होंगे और मोदी जी ही निशाना है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी। और राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार बात कर रहे हैं, बार बार मोदी जी को ही निशाने पे ले रहे हैं। आज भी उन्होंने जो किसानों के समर्थन में बात की, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि मोदी जी के मित्रों को जो है आपकी जमीनें छीन छीन के दी जा रही है। तो राहुल गांधी के निशाने पर निश्चित तौर पर मोदी जी हैं, और मोदी जी होने भी चाहिए। और इसलिए होने चाहिए कि इस देश के भाग्य विधाता जो मोदी जी बने हुए हैं, और देश का जो भी सत्यानाश हो रहा है या जो भी विकास हो रहा है, जिसे कहा जाता है, जो भी कुछ हो रहा है वो मोदी जी ही कर रहे हैं। तो मोदी जी निश्चित तौर पे विपक्ष के सबसे बड़े नेता के निशाने पे होंगे, जो कल को सरकार बना भी सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी के निशाने पे मोदी जी जो है निश्चित तौर पे हैं। अब राजीव जी देखिए, राहुल गांधी की एक रणनीति जो वो समझ में आई उत्तर प्रदेश में, अब जो दोबारा से रूट जारी हुआ है, जो आपने भी बताया कि अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जाएगी यात्रा, बुलंदशहर भी जाएगी और अलीगढ़ भी जाएगी। जो नया रूट आया है उसमें ये शामिल है जी। आज जो बिहार में से जो शुरू हुई राजीव जी यात्रा, ये पहले रूट में नहीं थी, और राहुल गांधी जो है वो नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद जो है फिर ये कार्यक्रम बना है कि बिहार में पहुंचे हैं, और फिर सासाराम से राहुल गांधी ने शुरुआत की है, और वहां जाकर के उन्होंने किसानों के साथ संवाद भी किया है। तो यानी कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उनकी यात्रा जिस राज्य में पहुंचते हैं, वहां जाने से पहले जो भी खेल करती है उसको चुनौती लेते हैं और फिर चुनौती पेश करते हैं। तो बिहार में भी उन्होंने चुनौती ली, और बिहार से ही उन्होंने एक चुनौती पेश भी की। अब उत्तर प्रदेश में जो एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की जयंत चौधरी के जरिए, राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, उस चुनौती को गंभीरता से लिया और भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती फिर से पेश की है। अलीगढ़ राजीव जी जो जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अलीगढ़ भी कांग्रेस का एक समय में कर रहा है, और 2009 के लोकसभा चुनाव में, अगर मेरा ध्यान ठीक है, तो कांग्रेस यहां से चुनाव जीती थी 2009 के लोकसभा चुनाव में। तो मतलब जो सीटें, मतलब एक तरीके से कहा जाए जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है, तो वहां वो नजर में रखा गया है कि जो बड़े जगह पड़ती है, मतलब बड़े शहर जो पड़ते हैं, और जहां कांग्रेस लड़ाई में रही है या जो जीत सकती है या जीती है, तो उनको यहाँ पे एक तरीके से रखा गया है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजीव जी कांग्रेस पहले भी काफी मजबूत रही है, और बुरे समय में भी कांग्रेस यहाँ मजबूत रही है। तो अब जो नए तरीके का जो समीकरण बन रहा है, उसमें जयंत चौधरी के जाने के बाद इंडिया गठबंधन में जो एक तरीके से कहा जाए वैक्यूम जो पश्चिम में समझा जा रहा था कि आया है, कांग्रेस यहाँ उस पश्चिम में उस वैक्यूम को भरने का प्रयास करेगी, और आसानी से भर भी सकती है। खासतौर से जो बड़े शहर हैं, जैसे सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, अलीगढ़ है, मतलब ये जहां पहले रही है कांग्रेस, मतलब यहां से वो कर सकती है अपना, एक तरीके से कहा जाए। तो अब राहुल गांधी को यहाँ अखिलेश यादव का भी साथ मिल रहा है, और मोदी जी की सरकार में जो मंत्री हैं उनकी बहन है, वो भी बताया जाता है कि इसमें यात्रा में शामिल होंगी। पल्लवी पटेल, पल्लवी सिंह जी, पल्लवी पटेल भी इसमें यात्रा में शामिल होंगी। तो ये जो जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो इससे जो है वो यात्रा को थोड़ा बल जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके से जो सब चीज हो रही है, तो ये एक चुनौती बहुत अलग से जोड़ रहे हैं आप अमलेंदु जी, ये तार अलग से जोड़ रहे हैं। मोदी जी की सरकार में मंत्री की बहन, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्ता तो यही, अब रिश्ते तो नहीं तोड़े जा सकते ना। मोदी जी रिश्ते तोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल तो रिश्ते नहीं तोड़ सकती हैं, और वो मंत्री जो है, मंत्री जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में, वो भी अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकती हैं। तो खून के रिश्ते अलग होते हैं राजीव जी, राजनीति के रिश्ते अलग होते हैं। तो बहन तो है, वो रहेंगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाए या किसी दूसरी पार्टी में चली जाए, तो रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाएंगे। हालांकि मोदी जी जो है वो इसके लिए भी माहिर जाने जाते हैं। मैं तमाम अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि पति पत्नी के बीच तलाक हो गया, इस बात को लेकर के कि पति जो था वो मोदी का विरोधी था, पत्नी मोदी की समर्थक थी, मालूम पड़ा तलाक हो गया। इस तरह की खबरें भी बहुत सी आती रहती हैं। बहरहाल वो एक अलग का मसला है, लेकिन वो रिश्ते जो है वो रहते हैं, तो वो रिश्ते हैं। तो ये राजनीति जिस तरीके से राजनीति चल रही है, और राहुल गांधी मुझे लगता है कि बिल्कुल ये तय मान के चलते हैं कि वो जिस राज्य में जाएंगे वहां उनके स्वागत के लिए
मोदी जी की पार्टी जो है कुछ ना कुछ तैयारी रखेगी। उत्तर प्रदेश में आना था तो उससे पहले जयंत चौधरी की तैयारी रखी गई, राजस्थान में जाना है तो वहां भी तैयारी रखी गई, ये बताया था कोई आदिवासी नेता है उनको शामिल कराया जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि वहां तैयारियां पहले से हो गई हैं, कुछ किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स राहुल गांधी की भी अपनी तैयारियां जो हैं, और राहुल गांधी ने आज जो राजीव जी कहा इस मसले को लेकर के खासतौर से जो फ्रीज करने वाला था, मुझे लगता है वो बहुत मार्के की बात है। वो सीधा सीधा चैलेंज जो है वो उन्होंने एक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, हम आपसे अच्छे तरीके से लड़ेंगे और हम लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल संदेश देने का प्रयास, लेकिन इस संदेश के साथ साथ जो इस देश में हो रहा है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी चर्चा कि देखिए आने वाले समय में और भी ये चर्चा तेज होगी कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी हो, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो सबको पता है कि हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बटन को दबाते हैं, उस बटन के बाद एक बीप और फिर हम वापस चले आते हैं, देख लेते हैं वीवीपैट में कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमने जिस बटन पे दबाया वही दिखाई दे रहा है। लेकिन किस्सा यहाँ समाप्त नहीं होता है, लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जो कई लोग लड़ भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर एडवोकेट इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या उसमें भी पारदर्शिता आने की उम्मीद है? क्या यहाँ से जो कुछ अभी पिछले दिनों एक उम्मीद जगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उम्मीद और भी आगे बढ़ने वाली है? ये इन सब पे हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि उधर कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है, क्योंकि अभी तक है वो फ्रीज कर दें और उसको कैपिंग हटा दें बुधवार तक के लिए, लेकिन पैसा उतना है नहीं तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या इस कैपिंग के हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल कल से लेकर आज तक जो भी बात है वो आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को दबाव में हम देखते हुए आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले में भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद हम और उसमें हम देखते आए कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी के पास आया और उससे 10 गुना उससे भी कम पैसे जो थे वो कांग्रेस के पास। कांग्रेस इस बात से खुश थी कि अब बीजेपी के पास भी पैसे नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे, और इस पे हम कल चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज एक दूसरी नाकेबंदी, कल को सुबह सुबह कुछ और खबर आ सकती है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए, मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या लगता है कि ये जो पिछले 2 चुनाव हुए, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, उससे अलग 2024 का चुनाव है। हालांकि चुनाव सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव मोदी के रेजिम में ये बहुत आसान चुनाव नहीं है, ये माना जा रहा है और इस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, बात यहाँ से शुरू हो रही है कि क्या इसके आगे मंदिर पॉलिटिक्स हो देश में, या मंदिर पॉलिटिक्स विदेश में हो, या कतर की कहानी हो, या कुछ और कहानियां सामने आ जाएं, ये सब बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं क्या? जितने भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है वो नैरेटिव्स यहां सेट होते हुए, फिट होते हुए दिखाई देते हैं क्या? लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो यात्रा लेके चल रहे हैं उस पर भी आपकी नजरें इनायत करवाना चाहता हूं कि उस यात्रा से क्या बेनिफिट कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहां कांग्रेस को उस यात्रा से फायदा दिखाई दे रहा है? क्या कुछ फायदे नजर आते हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? राजीव जी, क्रमशः चलते हैं। आपने 2014 फिर 19 के चुनावों का उल्लेख किया है। 2014 में इस देश ने कोई गलती नहीं की, अगर उस तरह से देखा जाए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 10 साल से एक सरकार थी, उससे शिकायतें थी, भले ही वे सब शिकायतें बाद में निराधार साबित हुई। जितने भी आर्थिक घोटाले उस वक्त सामने लाए गए, लिखित में माफी मांगी संबंधित व्यक्ति ने, लेकिन ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की मर्जी है, वो जब चाहे तब सरकार बदल दे, दूसरे को आजमाए। 2014 में उसने आजमाया। 2019 तक ब्रांड मोदी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी। हम सब जानते हैं, बीजेपी खुद भी जानती होगी कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी की दूसरी बार वापसी भी संभव नहीं थी। दूसरा मौका भी मिल गया, अब हो गए 10 साल। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वादों की पोल खुल चुकी है। जितने आर्थिक घोटाले इन 10 सालों में हुए, इतने तो पिछले 50 सालों में देश में नहीं हुए थे। कल जो फैसला आया, वैसा किसी दुनिया के किसी और देश में अगर फैसला आया होता सरकार के खिलाफ,
जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया है, तो मुझे लगता है वहां तो सरकार का इस्तीफा हो जाता, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता। यूरोप में कई देशों में ऐसा हुआ है पिछले 10-20 सालों में, अदालतों के फैसले या सरकार पर लगे आक्षेप पर इस्तीफे हुए हैं, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। लेकिन हमारे देश में इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको कोई लाज शर्म नहीं है। अब इस चुनाव के मौके पर जो उनके सामने चुनौती एक तो यह है कि 10 साल की विफलताएं उनके खाते में है। विपक्ष का एक ऐसा नेता जिसकी छवि को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो अपनी राख में से फिनिक्स की तरह खड़ा हो गया। न केवल खड़ा हो गया बल्कि हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा है। आपने पूछा उस यात्रा को असर होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है अब ये परीक्षा जनता की भी है कि जिस जनता के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पहले पैदल चले अब गाड़ियों में चल रहे हैं, वे जो सवाल उठा रहे हैं, वे जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब जनता को भी सोचना है कि ये उसके मुद्दे हैं, इनका समाधान, इनका निदान अगर ये नेता देने का वादा कर रहा है, जैसे एमएसपी का वादा अगर राहुल गांधी या कांग्रेस उनकी पार्टी कर रही है, तो जनता को, किसानों को, मजदूरों को उस पर भरोसा करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के सामने असली चुनौती यह है कि वे किसी बड़े मुद्दे पर देश को ठहरा नहीं पा रहे हैं। लगातार हर 15 दिन में, एक पखवाड़े में, 2 पखवाड़े में, 2-3 महीने में मुद्दे बदलते रहते हैं। वे चाहकर भी अपनी पिच पर विपक्ष को लेकर नहीं आ पा रहे। 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग, विपक्ष का गठबंधन या मजदूर संगठन या ड्राइवरों के संगठन, किसानों के संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग, ये लोग जो मुद्दे परोस रहे हैं, अब बीजेपी को विवश होकर उन मुद्दों पर, उस पिच पर, उस मैदान पर आना पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही रविशंकर प्रसाद कुछ भी कह रहे हो, कितना हास्यास्पद बात है कि वे कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था, ये स्कीम पारदर्शिता के लिए लाई गई थी। यानी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसे पारदर्शी नहीं मान रहा, जिसे असंवैधानिक मानकर फैसला सुना रहा है, फौरन से पेशतर उस स्कीम को बंद करने की हिदायत दे रहा, आदेश दे रहा है। और एक भूतपूर्व कानून मंत्री जो सरकार में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, वो ये रागा लाप रहा है कि ये स्कीम तो पारदर्शिता के लिए थी, चुनावी चंदे में ट्रांसपेरेंसी के लिए थी। यानी उसे भी मजबूरी में अदालत के या विपक्ष के पिच पर आना पड़ा, फिर भी उसके हाथ में कुछ था नहीं कहने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिन बीजेपी के लिए और कठिन होने जा रहे हैं। और अगर विपक्ष का गठबंधन उनके सांप्रदायिक मैदान पर, उनके बिछाए हुए एस्ट्रोटर्फ पर नहीं गया, तो शायद वो अच्छा चुनाव लड़ पाएगा। अगर विपक्ष ने एक बार भी ऐसी कोई गलती की कि भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे में, हिंदू मुस्लिम एजेंडे में, मंदिर मस्जिद में फंसने की कोशिश की, तो उस मुद्दे पर बीजेपी से पार पाना किसी के बस का काम नहीं है। अगर देश की जनता को हार्डकोर हिंदुत्व ही चाहिए, तो हिंदुत्व की फोटोकॉपी नहीं चलेगी बाजार में। इसलिए उस मुद्दे से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को कई फुट दूर रहकर अपने मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए। और फिलहाल आज की तारीख तक लगातार कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां अपने मुद्दों पर अड़ी हुई हैं और लगातार वे जनता के बीच तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। आने वाले 2 महीने, 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा राजीव जी। देखना यह होगा कि मोदी, शाह और उनकी बीजेपी कौन से नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है और उसका मुकाबला कांग्रेस और बाकी दल कैसे करते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि मुद्दे अभी तक एक मुद्दे पे वो देश को ला नहीं पाए हैं या अपनी पार्टी को एक मुद्दे पर वो स्थापित नहीं कर पाए हैं अभी तक। दोनों चुनाव हमने देखे, 14 का चुनाव भी देखा जहां भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, लेकिन साथ साथ एक जो बैगेज था बीजेपी के साथ में वो धर्म का, कि मंदिर वहीं बनवाएंगे। मंदिर भी बना लिए, धर्म की राजनीति भी आपने कर ली। धर्म और राष्ट्रवाद दोनों का तड़का आपने 2019 में लगाया। यहां धर्म का तड़का लगाने की आप कोशिश अभी भी कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे, अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन के नाम पे, जो भी है। लेकिन उसके इतर राष्ट्रवाद की बात जो थी वो अब गौण होती हुई। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं प्रशांत टंडन जी, ये जो दोनों मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद, धर्म,
और क्योंकि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी काम करती आई है, और यहां पर कोई ऐसा मुद्दा आपको दिखाई देता है, धर्म भी, राष्ट्रवाद भी, या और कुछ हो तो जरा बताइए। या यहां पर एक बात जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस को किसी भी तरह यहां खारिज करने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश करो, आर्थिक नाकेबंदी या कुछ और उस राह पे चलते हुए अपने लिए चुनाव आसान बनाओ। आसान बनाने के लिए आपके सामने 3 राज्यों के चुनाव हैं जहां ईवीएम के घोटाले की बात बार बार कही जा रही है। तीनों राज्य जो जीत के आए, जिसमें वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जहां जीत के आते हैं, बीजेपी जीत के आती है, मोदी जी के बल्ले बल्ले होते हैं, और यहां से क्या एक दूसरी राजनीति की शुरुआत होती है जहां पर चुनाव किसी भी ढंग से हमारा जो है वो सुनिश्चित है, हाँ जीत हमारी ही होगी। और ये अगर होता है तो फिर वहां ईवीएम की तरफ बात जाती है। अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, जरा उसको और अगर खोल कर बताएं, क्योंकि यहां मुद्दा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कौन सा मुद्दा है सामने, क्योंकि विपक्ष के लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो भी राहुल गांधी तो चल रहे हैं, राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ने के साथ साथ उन मुद्दों को काटने की भी तो जरूरत है। जी राजीव जी, जो देश में हो रहा है बहुत सारी बातें, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी बहुत चर्चा हुई, बहुत कुछ लिखा गया, और अंततः आपने देखा कि उसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। देर सही लेकिन पहुंची। इसी प्रकार चुनाव आयोग जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण ढंग से चुनाव करवाता है, जिस तरीके से वोटरों की गिनती होती है, जिस तरीके से ईवीएम का मसला है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और एक बहुत सिंपल सलूशन सामने आया कि जब आपके पास सारी ईवीएम पे वीवीपैट मशीन है तो पर्ची अंदर जाने की बजाय पर्ची बाहर आ जाए, और बाहर आके वो मतदाता के हाथ में हो और वो डाले और उसकी गिनती हो। ये सलूशन कोई बहुत बड़ा सलूशन नहीं है। मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सीनियर यानी बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर इस बात का गहन चिंतन है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है ये पारदर्शी नहीं है, ये एक पार्टी को मदद करने वाली हो गई है, और इस पर जो है रीथिंकिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में इस पर जरूर कुछ ना कुछ जो है वो डेवलपमेंट होंगे। दूसरी बात कि देखिए, जो बिहार, वाटरलू बिहार ही है, आडवाणी जी का रथ भी बिहार में ही रुका था और मोदी जी का रथ भी बिहार में ही रुकेगा। आज जो तस्वीर सामने आई है, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट में है बिहार में, और दूसरी एक और तस्वीर जो दिल में आपने चलाई कि एनडीए सरकार, बीजेपी की जो नीतीश कुमार की सरकार है, उसके सरकारी इश्तिहार में नीतीश कुमार की फोटो गायब हो गई है। ये एक बड़ा संकेत है कि बिहार में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए, इस तस्वीर में आप देखिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार की योजनाओं के बारे में, एनडीए सरकार में नौकरियों की बहार, इस बहार में मुख्यमंत्री नहीं है। ये डबल इंजन जो है ये पटरी से उतार दिया गया है, और यहाँ पे नड्डा जी दिख रहे हैं, मोदी जी है, और बाकी 2 उप मुख्यमंत्री हैं वहां पे। तो नीतीश जी को बहुत साफ संकेत दे दिया गया है कि आपकी स्थान ये है। तो ये जाहिर सी बात है कि बिहार में इसको लेकर काफी कुछ डेवलपमेंट्स आगे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। देखिए, मोदी जी बहुत सामान्य तरीके से जो आकलन होता है, जो आमतौर पे बहुत सारे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक भी वैसे ही जो है वो लिखते पढ़ते बोलते हैं, वो ये कि एक जो कन्वेंशनल विजडम होता है कि इतने % ये जातियां हैं, इससे बीजेपी के पास, बीजेपी मीडिया कंट्रोल करती है, बीजेपी चुनाव आयोग कंट्रोल करती है,
बीजेपी एजेंसियां भेज सकती है, जेलों में भेज सकती है, तो बीजेपी चुनाव भी जीत लेगी। ये जो कन्वेंशनल विजडम है, ये हर समय काम नहीं आता। आप इसी कन्वेंशनल विजडम को देखिए कि इंदिरा गांधी चुनाव नहीं जीत पाई इस कन्वेंशनल विजडम से, अपना खुद का चुनाव भी हार गई थी वो रायबरेली से। तो ये जो सोच है मोदी साहब की, वो कन्वेंशनल विजडम वाली है कि सब चीज का वो अभी जनता का गुस्सा, जनता का भागीदारी, जनता का लोकतांत्रिक होने का मतलब नहीं समझ पा रहे। एक बात, दूसरी बात जो मुझे लग रहा है राजीव की बहुत सारी बातों पे, जैसे कांग्रेस के ऊपर जो आरसी नाकेबंदी की गई है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे फैसला आया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिस तरीके से तमाम सारे बीजेपी के सीनियर नेताओं को राज्यसभा के चुनाव में किनारे रख दिया गया है और नए तरीके के नेता सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मोदी और अमित शाह चुनाव हारने के बाद बीजेपी पर कंट्रोल बनाए रखने का भी एक योजना पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बीजेपी के अंदर के लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सबको किनारे किया जा रहा है। और बीजेपी जिस तरीके से टिकट बांटे गए राज्यसभा में, बड़े बड़े नेताओं को टिकट हटा दिया गया, जिस तरीके से स्टैब्लिश नेताओं को जो है छोड़कर पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया या अननोन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उससे लग रहा है कि एक नई बीजेपी जो है ऐसे लोगों की बीजेपी बन रही है जो उनके कब्जे में रहे और सीनियर नेता किनारे हों। और ये चुनाव के हारने के बाद, क्योंकि बीजेपी के पास देखिए फंड बहुत है, 16,000 करोड़ का कॉर्पोरेट बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए पिछले 7-8 साल में जी, जब से स्कीम आई 2018 से, और उसके बाद उसका अधिकांश बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है। हम मोटा मोटा मान लें कि 12-15 हजार करोड़ रुपए के आसपास बीजेपी के पास गया है वो पैसा, जो अवेलेबल, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है। बिल्कुल जी। तो और जिस तरीके से रियल एस्टेट है, जो बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, जो संसाधन है, मुझे लग रहा है कि चुनाव के हारने के बाद बीजेपी पर कब्जा बनाए रखना भी एक जो है प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राजीव जी जी, बीजेपी पर जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी की जब हम बात कर रहे हैं तो पैरेलली जरा विपक्ष की अगर बात करें, गुरदीप सिंह सप्पल आज इस दिन में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से हम उसकी बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अनिल सिन्हा साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। कह रही है कांग्रेस कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, काफ़ी मजबूत है और आप देखिए आने वाले समय में 350 से 400 सीटें ऐसी होंगी जहां इंडिया गठबंधन का अकेला कैंडिडेट खड़ा होगा। एक दावे के साथ ये बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। आज इसी चैनल पे हमारे साथ बातचीत में गुरदीप सिंह सप्पल ये बात कह रहे थे, जो काफ़ी करीबी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के और कांग्रेस के बड़े नेताओं में से जाने जाते हैं आज की तारीख में, आप सब जानते हैं उनको। और उनके अलावा और भी 2-3 कांग्रेस के नेता आज जब अपने साथ बैठे थे तो ये बात वो भी कर रहे थे। आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, हम मोदी जी और बीजेपी की खामियां या उनकी अच्छाइयों पे चर्चा कर रहे हैं, ज़रा आपके और फिर सुनील शुक्ला जी के ज़रिए ये समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी या इस गठबंधन, महागठबंधन, जो भी नाम लीजिए, इसकी अच्छाइयां अभी क्या दिखाई देती हैं? तो एक तो पहली चीज ये है कि इंडिया गठबंधन ने जो नीतियां, मतलब जिसको इंडिया गठबंधन को मैं गठबंधन नहीं, मैं एक नैरेटिव मानता हूं। नैरेटिव ये है कि एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, जो एक मनमाने ढंग से चलने वाली गवर्नमेंट, जिसने लोकतंत्र को खत्म करने की ठान ली है, जो वैमनस्य और नफरत फैलाकर समाज में ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करना चाहता है, उसके खिलाफ, और जनता के मुद्दों को इग्नोर करना चाहता है, उसके खिलाफ एक बड़ी नैरेटिव है कि देश में नफरत नहीं हो, जिसको कि राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं लगातार न्याय यात्रा के जरिए,
और दूसरा है क्या कि जो लोकतंत्र के जो मिनिमम लोकतंत्र है, कम से कम लोकतंत्र ये है कि एजेंसियां वगैरह जो है सो अपने दायरे में काम करें, लोगों को बेवजह परेशान ना करे, विपक्ष का जिसमें स्थान हो। तो वो एक दो पैरेलल नैरेटिव है। तो सबसे बड़ी ताकत जो इंडिया गठबंधन की है उसको आप स्ट्रक्चरली मत देखिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर मत देखिए कि जयंत चौधरी निकल गए कि नीतीश कुमार निकल गए। नैरेटिव वाइज एकदम कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंसी जो अभी बताया कि लगातार मुद्दे बदलते रहे मोदी जी, वो नहीं है। इसके मुद्दे साफ हैं कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और जनता के मुद्दे। तो एक तो नैरेटिव पक्की है जो जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो लोग भी जो बाहर गए हैं वो भी इसके नैरेटिव को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो आप देखें, अगर ध्यान से देखें, अगर जयंत चौधरी के बयान को देखें या इवन नीतीश कुमार के बयान को देखें, तो वो दूसरी बातें कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा था, स्लो है, तो हमारा शेयरिंग में देरी हो रही थी, ऐसे मुद्दे। वो जो नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नैरेटिव वाइज कोई ये नहीं कह सकता कि नीतियों से भटक गई, ऐसा भटक गया गठबंधन, ऐसा नहीं करे। एक तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है। दूसरा है क्या कि ये जो बाहर गए ना, अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे, मैं मतलब पॉजिटिव अगर ढंग से एनालाइज करें ढंग से, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि फायदा हुआ कि जयंत चौधरी के जाने के बाद सीटों का जो शेयरिंग का जो इक्वेशन है उत्तर प्रदेश में वो बहुत आसान हो गया। वैसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। उनके जाने के बाद जो आपने कहा कि 350 से 400 सीट पर 1 का जो 1 वर्सेज 1 का जो रहेगा वो आसानी से 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अब जेडीयू कोई क्लेमेंट नहीं है। और गठबंधन में जैसे CPI-ML ने, जो सबसे बड़ा लेफ्ट पार्टी है वहां की, उसने बोल दिया है कि हमारी वजह से गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सीट शेयरिंग में। तो अब वो जो सबसे बड़ा इशू विवाद का समझा जा रहा था, वो इन लोगों के जाने की वजह से, जो आप समझिए कि अवांछित तत्व थे एक तरह से, उनके चले जाने से वो आसान हो गया है। दूसरी बात एक और कहूंगा कि सोशल इक्वेशन भी काफी तेजी से बदल गया। अभी अब बिहार में आपने जो बताया कि तेजस्वी, मीरा कुमार और राहुल गांधी का है, उसी तरह से लेफ्ट पार्टी सब मिल करके, तो वो जो एक जो दिक्कत थी सोशल इक्वेशन में, वो इक्वेशन की अब दिक्कत नहीं रह गई। अब बीजेपी ने जो सोशल इक्वेशन बनाया है उसके खिलाफ जो दलित, ओबीसी और इनका जो एक अलायंस है गरीब लोगों का, आप ये भी समझिए कि उसमें वर्ग चरित्र भी इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में। वो एक अलायंस, पक्का अलायंस है जिसको कि लगातार पंक्चर कर रहे थे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक जैसे लैंड रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बंदोपाध्याय कमेटी की है उसको लागू नहीं किया, या इवन जयंत चौधरी आप देखेंगे तो जो वहां का वेस्टर्न यूपी का जो इक्वेशन है उसमें एक प्रॉब्लम था कि एक बीजेपी के खिलाफ जो इक्वेशन, सोशल इक्वेशन बनना था, उसमें एक दिक्कत कर रहे थे वो। अब वो इक्वेशन आसान हो गया। जो बीजेपी के साथ जो है बड़ा किसान या जाटों का जो तबका, वो उधर है, अपना उधर रहेगा, बाकी लोगों का एक अलायंस बन सकता है। तो मैं देखता हूं कि काफी, और ये जो अभी आपने कहा ना कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, वो भी आप देखिए सोचने की बात है। बिहार में, महाराष्ट्र में जो उपाध्यक्ष है बीजेपी का, उसके बेटे ने बयान दिया है आज, भंडारी, उसने कहा है, माधव भंडारी के बेटे ने, कि हमारे पिताजी को इग्नोर किया जा रहा है। आप मैं बता दूं कि भंडारी जो कम्युनिटी है वो कोंकण में डिसिसिव है चुनाव के जीतने के लिए। तो वो जो है काफी बड़ी संख्या है उनकी, ओबीसी मतलब जो अति पिछड़े हैं उसके में आते हैं वो। तो ये इक्वेशंस भी चेंज कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं क्या कि धीरे धीरे उधर हो रहा है, लेकिन मैं फिर से आगाह करूंगा कि ये जो ईवीएम का सवाल है, चुनाव आयोग की धांधली है, या जो पैसे का जिस तरह से दूसरी तरफ पैसा ही ना रहे और इधर पूरा पैसा रहे, पूरा तंत्र है, ये चुनौती अभी भी विपक्ष के सामने है। इंडिया गठबंधन को उस चुनौती के लिए करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन को उस चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है इस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, और अब चर्चा को समाप्त करते हैं। शायद सुनील शुक्ला जी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग बस एक लाइन में चाहता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या
आपको भी लगता है कि एक मजबूत विपक्ष यहां अब धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है? जी, निश्चित रूप से जैसे हम देख रहे हैं कि वो केवल पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि एक सोशल और बाकी जैसे किसानों का हम मामला लें तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट जो है, कोर्ट्स भी एक तरह से पार्टी इस लिहाज से बन गई कि वो भी अब भारतीय जनता पार्टी पे शिकंजा कस रही है। और जिसके ओर इशारा करते प्रशांत जी, ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है कोर्ट ले सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे घिर रही है। अंतिम बात जो कहूं कि देखिए, ध्रुवीकरण का भी मामला जो है ना, इसमें अब बहुत ज्यादा उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी कि इस दौरान 3 शहरों में बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत वैसा नहीं पड़ा जैसे पहले पड़ा करता था। मीरा रोड बंबई के पास लगा हुआ, हल्द्वानी और बरेली, वहां के अल्पसंख्यकों ने भी बहुत ही इसका परिचय दिया है, संयम का परिचय देके उस मामले को ऐसा राष्ट्रीय स्तर पे उसका फायदा उठाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण वाला जो भी मामला था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता शायद ही मिले। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अनिल सिन्हा जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, सुनील शुक्ला जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार आप लोगों की बातें, आपके विचार पढ़ता रहता हूं, आपके कमेंट सामने आते रहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कि हमारे यानी आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 49,98,103 हो गई है, यानी लगभग 2000, 1900 या 1800 और सब्सक्राइबर, उसके बाद 50 लाख सब्सक्राइबर वाला परिवार हमारा आपका हो जाएगा डीवी लाइव। कल शाम को जब हम मिलेंगे या कल दिन में जब हम मिलेंगे तो डीवी लाइव 50 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हो जाएगा। तो ये